सवाल है कि हमारे पास इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? क्यों वो कहते हैं कि बाबर से हिंदुस्तान शुरू होता है? क्यों वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान शुरू होता है? क्यों वो कहते हैं कि वैदिक संस्कृतियों में ही हिंदुस्तान, भारत के बारे में जानकारी दे दी गई थी, तो वहां से उसका इतिहास शुरू होता है? क्यों वो जो 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की संस्कृतियां साझा थी, वो अपने इतिहास में वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आदिकाल से भारतीयों ने उनका शोषण किया, यहाँ की मेजॉरिटी जो धर्म है उसने उनका शोषण किया? क्यों हर देश का इतिहास एक अलग रूप कहता है? क्यों हर देश का इतिहास एक अलग बात कहता है? क्यों यहूदियों के लिए इतिहास अलग हो जाता है, ज्यूइश के लिए इतिहास अलग हो जाता है, नाजीज के लिए इतिहास अलग हो जाता है? क्यों ये इतिहास एक संघर्ष को जन्म देता है? क्यों एनसीईआरटी की किताबों में बार बार हर सरकार की विचारधारा के अनुसार चैप्टर बदले जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब तुम जरूर चाहते होगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उस सवाल का जवाब मैं यहां आपके सामने लेकर आया हूं। वास्तव में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने रियलाइज की है कि इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। संस्कृतियां, आप जानते हैं, संस्कृतियां पहचान को जन्म देती हैं। संस्कृतियां यानी हमारे कल्चर, इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। The history gives the knowledge about culture. History gives the knowledge about culture. इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है कि संस्कृतियां कैसी हैं। और एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि इतिहास संस्कृतियों के टकराव, उनके विलय और प्रभुत्व की जानकारी भी है। हिस्ट्री अकेला कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या कहता है कि कल्चर्स के टकराव, कोलिजन ऑफ कल्चर, विलय, मर्जिंग ऑफ कल्चर, कोलिजन ऑफ कल्चर्स, जहां पर हमने देखा कि अब कोई महमूद गजनवी आता है और भारत में उसका युद्ध होता है, कोई और आता है, वहां पर आपस में लड़ाई होती है, एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाई होती है, संस्कृतियों का टकराव होता है, सिकंदर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, टकराव और युद्ध देखा जाता है, जान माल का नुकसान होता है। विलय, अगर वहां पर जो है वो मुगल संस्कृति आती है और भारत की संस्कृति के साथ मिल जाती है और गंगा जमुना संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृतियां मिल जाती हैं। और प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी, जबकि ब्रिटिश आते हैं और वो भारतीय संस्कृति को ही जड़ों से काट देते हैं और कहते हैं ना, वी आर सुपीरियर जो है वो सिविलाइजेशन है, हम सुपीरियर जो है वो कल्चर है, हम इस इंफीरियर यानी इंडियन कल्चर के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे। और आज तक हम उस मानसिकता से निकल नहीं पाए और हम आज भी जो है वो बहुत सीना ठोक कर कहते हैं वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। यहां तक कि गांधी और पटेल के झगड़े में गांधी ने यह तक कहा था कि दुर्गादास नाम के एक पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने यह तक कहा था कि नेहरू इज द ओनली अंग्रेज, केवल एकलौता अंग्रेज है हमारे कैंप में, ठीक है, ओनली ब्रिटिशर्स इन अवर कैंप, यानी उन्होंने तक ये बात कही। तो वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। तो ये टकराव यानी कोलिजन, विलय यानी कि सब्लिमेशन, आपस में मिल जाना, प्रभुत्व यानी कि सुप्रीमेसी, इन तीनों की जानकारी देता है। और संस्कृतियां क्या होती हैं? संस्कृतियां पहचान होती हैं। मेरी संस्कृति अपनी पहचान है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी पहचान है। और जब ये पहचानें टकराती हैं, पहचानें मिलती हैं, पहचानें आधिपत्य करती हैं, सुप्रीमेसी करती हैं, मालिक बनने की कोशिश करती हैं, तो ही सब कुछ ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाता है। कैसे? ऐसे। These are sometimes these are like they behave like that. क्यों फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ नहीं रह सकते? दोनों इंसान है, चोला हटा दो, ठीक है, एक मुस्लिम एक हिंदू क्यों नहीं साथ रह सकते? क्या शरीर में कोई अंतर है? क्या ईश्वर ने बायोलॉजिकली बोला है कि इसकी 4 आंखें होंगी, इसकी 2.5 आंखें होंगी? नहीं भाई, सभी रूप में समान है। फिर फर्क क्या है? फर्क है कल्चरल सेटअप। कल्चरल सेटअप तैयार करता है तुम्हारा नजरिया क्या होगा। तुम अपने इतिहास में अपनी जड़ें ढूंढते हो। इतिहास उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें एक विशाल पेड़ अपनी जड़ें ढूंढता है। जड़ें जितनी मजबूत होती चली जाती हैं, वृक्ष उतना ही ज्यादा खड़ा होता है, उतनी मजबूती के साथ खड़ा होता है। और संस्कृतियां जितनी मजबूत होती हैं, वो दूसरी संस्कृतियों का विलय, आधिपत्य या टकराव तय करती हैं। आज पूरा विश्व एक ऐतिहासिक मंच पर ही तो खड़ा है। अगर आज तालिबानी अफगानिस्तान में शरिया को लागू कर रहे हैं या किसी और नियमों को लागू कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक खंड ही तो है। वो है क्या? यहां संस्कृतियों का टकराहट ही तो है। क्यों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है? क्या रीजन है कि देश में, विश्व में हर हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता जा रहा है? जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज वो भारत का परम शत्रु पाकिस्तान के रूप में क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्यों हम अलग अलग जगहों पर धर्मों के नाम पर, पहचानों के नाम पर, भाषा
भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृत के नाम पर लड़ते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उन सब के पीछे जो मूल कारण है वो यही है। तो जब हम इतिहास को संस्कृति के चश्मे से देखने शुरू करते, क्योंकि संस्कृत मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अस्तित्व का आधार है। मेरी बहुत खूबसूरत है ये बात है, मेरी पहचान ही मेरे जितने ज्यादा लोग मेरी संस्कृत के मानने वाले होंगे, मैं उतनी बड़ी मछली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। बड़े ध्यान से इस फोटो को समझना, ये इतिहास के सारे परिदृश्यों के बारे में बात कर देगा। बहुत से विद्वान, बहुत से टीचर्स तुम्हें बहुत गहरी बात कह रहे होंगे, ये मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं, वो जो मैंने शोध किया है। तो जितने मेरे ज्यादा लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे, जितने मेरे जानने वाले होंगे, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरी मान्यताओं की, मेरी संस्कृति में उतने लोग समाहित हो जाएंगे। मेरी संस्कृतियों में मेरी पूजा पद्धति को, मेरे जो वर्शिप मेथड है उसको फॉलो करेंगे। वो कोई कंडिल जलाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिर जाएगा, तो मेरी संख्या बढ़ेगी। मेरे खान पान, मेरे पहनावे, मेरे दुआ सलाम, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे पूजा पद्धतियां, मेरे त्योहार, रीति रिवाज, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो मेरी पहचान की जड़ें मजबूत होती जाएंगी, और फिर मैं दूसरी पहचानों से कहूंगा या तो मेरी तरफ आओ या निपट जाओ, और मैं संघर्ष में आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि लोग ही राजनीति का जन्म देते हैं, फिर वो राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह पहचानें धीरे धीरे अपना विस्तार करती चली जाती हैं, और आज से नहीं, आदिकाल से, चाहे तुम रोमन साम्राज्य देख लो, चाहे वो किसी भी प्रकार का साम्राज्य देख लो, तुम्हें हमेशा यही चीज दिखाई पड़ेगी। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो वास्तव में इसी वजह से इतिहास को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है, उसको ये कोर बेस नहीं बताया जाता है, और वो घबरा जाता है, और घबरा कर वो कहता है कि नहीं, केवल फैक्ट्स हिस्ट्री, जैसे किसी ने बताया ना कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स, पास्ट फैक्ट इज नोन एज हिस्ट्री। इस बच्चे ने गलत नहीं कहा, इस बच्चे ने वही कहा जो इसको मजबूर किया गया कहने के लिए। इतिहास तुम्हें सोचने की ताकत देता है, इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, इतिहास तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करता है, इतिहास तुम्हें तुम्हारी गलतियों से जो अवगत कराता है। इतिहास कहता है कि खुद को मत दोहराना अगर वो गलतियां हुई हैं। इतिहास वर्तमान के समाधान सोचने की बात करता है, लेकिन वहां तक पहुंचने, सोचने, समझने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और अब इस सेगमेंट के थर्ड हिस्से पे पहुंचते हैं, वाई टू रीड हिस्ट्री। यूपीएससी एस्पिरेंट को इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? वाई टू रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? आज सुबह सुबह की बात है, ये मेरे मोबाइल पर मेरे स्टूडेंट हैं उजांकियन, तो हमारे स्टूडेंट थोड़ा सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया सुबह 9:55 मेरे पास में दिखा हुआ है, सर इन सब के पास कोई मार्केट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, मैंने अभी इनसे बात की है, हम चाहते हैं इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना शुरू करूं मैं। तो इन्होंने मुझे ये फोटोज़ भेजी हैं, राजस्थान की ये फोटोज़ हैं, और ये समुदाय सड़कों पे रहता है, वहाँ पर ये जो आयरन स्मिथ यानी लोहार का काम करते हैं, और इनके देख रहे हैं बच्चे भी इसमें काम में लगे हुए हैं, इनको कोई शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है, हाइजीन नहीं है इनके पास, ये उसी जो है वो कोयले के जलने से इनकी जो है वो आप देखते हैं कितनी तकलीफ हो रही है। राइट, ये हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है, वो मैसेज मुझे कर सकते हैं, ये सर मैंने सुबह भेजा है, ठीक है, मैं जो है इनका मेरे मोबाइल में नाम है, तो इन्होंने ये भेजा है। अब इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत द्रवित हुए, आने वाले समय के एक बेहतरीन ऑफिसर ही हो सकते हैं, इनके अंदर जो है EQ है, इमोशनल क्वेसेंट है, तो ये इस स्थिति को बदलने के लिए उद्धत है। मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा आगे चैट में, क्योंकि चैट लंबी है, तो मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? तो मुझे लगा आज की क्लास शुरू करने के लिए ये बेहतरीन मैथड हो सकता है, ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है, राइट, ये बेहतरीन तरीका है। तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? क्योंकि कैसा तो नहीं है कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया होगा इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, आज की सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा सर ये राजस्थान की फोटो इन्होंने बताया कि वहां की एक लोहार जाति है, ठीक है, अब वहां पर जो है एक ऐसी जाति भी है, एक ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो घुमंतु हैं, ट्राइबल में हैं, जो लगातार नोमैडिक्स हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि महाराणा प्रताप जब तक, वो एक कसम इन्होंने दी कि जब तक वो अपनी सत्ता में लौट नहीं आएंगे तब तक ये जो है वो घर बार नहीं करेंगे। जैसे वो घास की रोटियां खाते थे और इधर उधर युद्ध के लिए बहुत लंबे समय तक भटकते रहे, तो इन्होंने उनके साथ मिलकर एक कसम खाई,
और यही कारण है कि सरकार कई बार इनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश भी करती है, परंतु इनकी जो आस्था की जड़ें हैं, वो जो इनकी सांस्कृतिक गहराई है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के संग एक वादा किया था और वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। मैंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। परंपराएं अपनी जड़ों के साथ होती, परंपराएं हवा में नहीं टंगती, और परंपराएं की जड़ें बहुत ही कठिन, बहुत जटिल होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। समाज में वो सभी लोग जो कुरीति का पालन कर रहे हैं, वो भी परंपराओं की दुहाई देते हैं, और आपको मैं दसियों एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, और आप भी अपने जीवन में ऐसी बात जानते हैं। आप उनसे कहेंगे इसको सुधारिए, और वो तुरंत परंपराओं की जड़ों पर आ जाएंगे। आप एक ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आपको इस चीज को जो है मिटाना है। आप चाहते हैं कि ये बच्चा स्कूल जाए, ये हाइजीनिक कंडीशन में रहे, इसको भी जो है स्वच्छ वातावरण मिले, लेकिन जब आप समझाने पहुंचेंगे तो आपके और आपके समझाए जाने योग्य व्यक्ति के बीच में एक इतिहास की दीवार खड़ी होगी। वो इतिहास की दीवार जिसको आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन परंपराओं की ईंटें उस व्यक्ति को जकड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो अपनी परंपराओं की जो बेड़ियां हैं उसको अपने गले का हार समझ के कहता है कि मैंने वादा किया था मेरे पूर्वजों ने, इसीलिए हम उसको अभी तक कैरी करेंगे। और सरकार के बहुत प्रयासों के बाद आपसे भी बेहतरीन ऑफिसर्स होंगे यहां पर जो ये चाहते होंगे कि इन बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन वहां पर वो असफल हो रहे हैं। इसीलिए इतिहास बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपको ये बताता है कि आप जिसके जीवन में सुधार करने जा रहे हैं, उसके पैरों में बेड़ियां उसके इतिहास के किसी पन्ने के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार आप इतिहास के उन कालखंडों को समझ लो, एक बार हिस्ट्री के उन पर्सपेक्टिव्स को समझ लो, एक बार ये जान लो कि वो किन परंपराओं की बेड़ियों को, जिसको अपने हार समझ के अपने गले में लेके घूम रहा है, वो वास्तव में वो कहां है, तो उनको काट पाने का प्रयास करोगे। ये उस बीमारी की तरह है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई है, तुम्हें वो जानना समझना पड़ेगा, तभी इस बीमारी का सही इलाज लेकर आ पाओगे। बहुत सी बीमारियां हमारे देश में हैं। मैं जब अतहर आमिर साहब से बात कर रहा था, वो जब तो राजस्थान में, अब तो कर कश्मीर में आ गए हैं, तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। कोई मेरे दोस्त यहां पर होगा राजस्थान से, बाल विवाह की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। मुझे बताओ, जब आप इनके मां बाप को समझाने पहुंचते होगे, आज हमने कानूनी अपराध बना दिया इसको कि बाल विवाह नहीं कर सकते। मुझे आप बताइए, बाल विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप मुझे बताइए। आज आप 21वीं सदी में हैं, और जब आप गए होंगे समझाने के लिए, आपको क्या दुहाई दी गई होगी? उस दुहाई के बारे में मुझे बता दीजिए, आपको इतिहास मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। ऑफिसर के रूप में आप इस तरफ खड़े हैं, आपका नजरिया है कि यह कुरीति है, इन दोनों बच्चों को सही समय पर पढ़ने का मौका दिया जाए। इस बच्ची का शरीर अभी जो है वो गर्भ धारण करने योग्य नहीं है। यह कुरीति है, एक मानव के अधिकारों का हनन है, यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है अगर हम सार्वभौमिक रूप से देखें। लेकिन जिस तरफ ये दूसरे लोग हैं, इनके पास परंपराओं की एक बड़ी लंबी जो है वो जंजीर है, जिसकी जो जड़ें हैं, सांकल जिसे बोलते हैं, जो दीवार में खुदी हुई है, वो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। जब आप मेडाइवल इंडिया का अध्ययन करेंगे, तब आपको इस कुरीति के बारे में और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा कि यह समाज की वो क्रिया और प्रतिक्रिया से निकला। यह समाज उस समय क्या तय करता था, इसको हम इस समय लेकर चले आ रहे हैं। तो जन्म इतिहास में हुआ, जन्म देने वाला संस्कृत था, पालन परंपराएं करा रही हैं। जन्म इतिहास में हुआ, बर्थ वॉज इन द हिस्ट्री, जन्म देने वाली कोख संस्कृति थी। जो कल्चर वहां का था, कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, कल्चर सिर्फ कल्चर होता है। वो उस कल्चर ने जो है इसको जन्म दिया, और परंपराओं ने इसे पाला पोसा। आज भी अगर ये है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी परंपराएं हैं। आज अगर आप जाते हैं और आप ऑनर किलिंग के बारे में, कितनी खबरें डेली, हत्या कर दी गई, बाप ने ही बेटी का गला काट दिया, ऑनर किलिंग, ठीक है, सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या। क्या किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने या ना करने के लिए आप उसको मार सकते हैं? जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है, तो हटा दिया जाना चाहिए। जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा प्रेम के लिए किया जाता है, प्रेम के कितने गीत लिखे गए हैं। रासलीला जो शब्द, जहां पर कृष्ण का जो नृत्य है, उसको संसार में सबसे विहंगम माना जाता है। वृंदावन में जगह जगह जो है वो लोकगीत के रूप में है। उस देश में ऑनर किलिंग, और जो करता है उससे पूछ के देखो। जो इस तरह की मान्यताओं को मानता है, जो मुझे सुन रहे होंगे वो भी मानते होंगे, मैं कोई छुपी बातें नहीं है, जो है वो सत्य है।
तो आप देखेंगे वो उसके पास लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं उनकी, और वो परंपराओं को सही या गलत की मान्यताओं पे नहीं कसते। वो कहते हैं बाप दादाओं के जमाने से होता चला आया, भाई होता रहेगा, तुम चाहे रहो या ना रहो। कन्या भ्रूण हत्या ऐसा भयानक शर्म है कि आज हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, आज इतने पदक लेकर आ रहे हैं, भारत का पहला पदक वो बच्चियां दिला रही हैं, ठीक है। और आज हमें बहुत बड़ी मात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहला हम कहते हैं बेटी बचाओ, अरे किससे बचाओ? क्या जंगल के जानवर निकलकर सड़कों पर आ गए? ना, अरे वो कोख, वो माता पिता जो उसको जन्म दे रहे हैं वही उसके हत्यारे हैं, वो परिवार जो जन्म देने की प्रक्रिया में है वही हत्यारा है। अरे कोई शेर नहीं आया, कोई चीता नहीं आया, कोई भेड़िया नहीं आया, कोई डायनासोर नहीं आया, इस बच्ची को बचाना किससे है? ना किसी अमेरिका ने आक्रमण किया, ना पाकिस्तान ने आक्रमण किया, इस बच्ची को खतरा किससे? इस बच्ची को खतरा इसके जन्मदाताओं से है, और उन जन्मदाताओं को खतरा किससे है? उन परंपराओं से है जो संस्कृति की कोख में जन्म लेते हुए इतिहास के साथ अपनी जड़ों को सींच रही हैं। मानते हैं कम्युनलिज्म, अरे तुम हिंदू वो मुसलमान, कब तक? अगर मानव के रूप में दो लोगों को पहचान नहीं पाओगे, ये ठप्पा किसने लगाया? तो सवाल है कि हम उसके आधार पर एक दूसरे की जान लेने का हक किसने है? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें प्राण देने का हक नहीं है तो प्राण तुम्हारे पास शक्ति नहीं, तो लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया? लेकिन हम उन्मादी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं। तो मैंने बताया ना कि इतिहास के पन्नों में, संस्कृत के गर्भ में, परंपराओं की जंजीरों में ये बंधे हुए हैं, और जब तक इन्हें नहीं समझोगे इन्हें तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये ढूंढ नहीं पाओगे। तोड़ क्यों नहीं पाओगे? शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें संविधान ने अपार शक्ति दी है, लेकिन तुम ढूंढोगे नहीं, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जंजीरें यहां हैं, वो जंजीरें यहां हैं, ये अभी दुनिया में नहीं आई है। हो सकता है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आए, बहुत से ऐसे चंपकलाल घूम रहे हैं जो गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं, ये हो सकता है गोल्ड मेडल अभी पैरा ओलंपिक्स में बच्ची लेकर आई, ठीक है। तो ये कैसे लेकर आ रही? कुश्ती में हरियाणा की बच्चियां टॉप में चलती चली जा रही, स्पोर्ट्स में हरियाणा टॉप पे चलता चला जा रहा है। तुमने इसके जन्म लेने से पहले डिसाइड कर लिया कि ये बोझ है? तुमने डिसाइड नहीं किया, तुम्हारी परंपराओं ने डिसाइड किया, जो जड़ें बहुत गहरी पीछे से चली आ रही हैं, और तुमने कभी प्रश्न नहीं पूछा रुक के, और बस उसको कैरी कर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती चली जा रही कि बेटा ऐसा ही होता है। क्लियर है?